मैं इस समय अलीगढ़ में हूँ और ये जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे आसपास कैमरामैन दिखाएंगे, लगभग एएमयू के छात्र हैं जो चाय पीने के लिए आए हैं। ऐसा नज़र आमूमन मेट्रोपॉलिटन में आपको नहीं मिलेगा। बनारस में कभी आप जाएंगे तो बीएचयू के लड़के चाय पीने के लिए आते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के पास रहा हूँ मैं, वहाँ मैंने देखा है अशोका रोड में चाय के लिए लोग जाते हैं, आते हैं। लेकिन दिल्ली में बहुत कम हो गए हैं ऐसे हालात। ड्यू कैंपस के आसपास लोग चाय पीते हैं। जेएनयू कैंपस में बहुत सारे अंदर ही चाय के ढाबे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मैं एएमयू के पास ही हूँ, अभी एएमयू पहुँचा नहीं हूँ। और उसके बाहर ये जो पुरानी चुंगी नाम जगह है जहाँ चाय पीने के लिए आप देख सकते हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। तो मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि चाय में ऐसा क्या मिलाते हैं भाई। लौंग, इलायची, अदरक की चाय तो सुनी है, कुछ तो खास होगी, या फिर हो सकता है छात्रों का अड्डा हो। तो आप लोग हमेशा यहाँ चाय पीने आते हैं? हाँ, हमेशा चाय पीते हैं यहाँ पे, हमेशा। क्या कुछ खास क्या है चाय में, कितनी भीड़? खास ये टेस्ट इसकी, मतलब अदर यहाँ का टेस्ट जो है एकदम एक्यूरेट चीज़ होती है। पत्ती, चीनी, चाय, एकदम दूध। आप कह रहे थे कि जो चाय वाले हैं उनको पीएम बनना है? हाँ, उनको पीएम बनना है, इसलिए बहुत अच्छा चाय पिलाते हैं ताकि हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, ये बिल्कुल करना चाहिए। डेमोक्रेसी है तो हर किसी को राइट है। अब इनको भी करना चाहिए, इनको भी बनना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे, वो भी कह रहे थे कि वो अहमदाबाद में, शायद गुजरात में, वो बेचते थे चाय, और दिल्ली में वो इलाज भी करते थे। बड़ी लेबोरियस स्टूडेंट थे वो। तो क्या लग रहा है कल पीएम ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बोला, आप लोग स्टूडेंट है, शायद सुना भी होगा आपने भाषण। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा बोला कि भूकंप आ गया। राहुल गांधी बोलने तो भूकंप आ गया। तो इंशाल्लाह ताला उनको यूपी में बहुत करारा भूकंप देखने को मिलेगा अभी इलेक्शन जो आ रहा है। तो वो बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छा ये पहले ही फील कर लिया उस अर्थक्वेक को। लगता है एएमयू को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ है, खासकर जो उसकी अपनी आइडेंटिटी रही है एएमयू की, उसको लेकर भी केंद्र सरकार के बीच एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला है। और खासकर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बहुत सारे एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। नजीब नाम का छात्र एक जेएनयू से लापता है, आप लोग को पता होगा। इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है। हाँ, ये तो ये मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक स्टूडेंट है, एक मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, जेएनयू जैसे जगह से एक लड़का गायब होता है, एक स्टूडेंट गायब होता है, और सारी मीडिया तो उसको कवरेज नहीं दे रही। खासकर बहुत सारी मीडिया है जो 22 ने उसके अंदर कर रही है, नहीं उसको दिखा रही है। उसके बाद ये पॉलिटिशियन हैं, वो सिर्फ एक वक्त में अपने, जैसे होता नहीं है बारिश में मेंढक जो निकल आते हैं पानी पहली बारिश में, उसी जैसे ये इलेक्शन जो में आता है तो पॉलिटिशियन निकल के आते हैं पहन के। तो उसी तरह उस चीज़ को अभी तक, लेकिन अभी भी कोई मीडिया, मैं लगातार देख रहा हूँ एक बड़ा तबका इस देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी से हैं, वो मीडिया को लेकर बहुत निगेटिव है, उसे भरोसा नहीं रहा है। हो सकता है कि इसमें पत्रकारों की गलती हो, मीडिया हाउसेस की गलती हो, कहीं ना कहीं वो अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खो रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि एक बड़े तबके में जो इस देश की बड़ी आबादी है, जो 70% से ज़्यादा आबादी है, वो अगर आपके बारे में ऐसी धारणा तेज़ी से बना रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या कहीं आपसे कोई बड़ी गलती हो रही है, बड़ी चूक हो रही है। क्योंकि मैं जिस शहर में जा रहा हूँ, फर्स्ट फेज के दौरान मैंने बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन शहरों को मैंने छाना है। मीडिया को लेकर एक परसेप्शन बन रहा है तेज़ी से, कहीं ना कहीं मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो रही है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर भी आपको सोचना चाहिए। मैं पहले थोड़ा चाय के बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि ये चाय क्या खास है। नोटबंदी में भी इतनी भीड़ थी या कुछ कम हो गई? नोटबंदी में ढाबे बंद थे। हाँ, ढाबा बंद। तो नोटबंदी में आपकी चाय की दुकान बंद हो गई? बंद हो गई। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि नोटबंदी से पूरे यूपी की जनता, पूरे देश की जनता खुश है। नहीं, कोई खुश नहीं है। नोटबंदी के बाद में आदमी उधार सब कर रहा था, इसलिए हमने उधार हो गए थे आपके नोटबंदी? पता नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। 2-3 दिन खोली, बंद रखी। कितने दिन दुकान बंद? हर आदमी परेशान था, एक भी पैसा नहीं था उसके पास भी। तो जो ढाबे पे सब वो उधार कर रहे थे कि बाद में लगाना, इकरार भाई बाद में लगाना। तो देखिए, ये चाय की दुकान है, इतनी भीड़ है, और जो तमाम लोग दिल्ली में बैठ के कैशलेस इकॉनमी और काले धन की बात करें तो नोटबंदी की आड़ में मैं उन लोगों से बात करते रहा हूँ जो छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। नोटबंदी से उनका इतना असर हुआ है कि उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। और ये आपको समझना पड़ेगा कि नोटबंदी के बाद देश की इकॉनमी ही नहीं गिरी है, छोटे छोटे लोग, मजदूर, छोटे दुकानदार, चाय वाले बेहद परेशान हुए हैं। और हो सकता है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी का जो है वो असर दिखे, और किसी केंद्र सरकार हो या यूपी की जो हालात हैं, खासकर बीजेपी के लिए ये बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि नोटबंदी के बारे में ग्रास रूट पर जब आप बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग, वो किसी जाति से, मजहब से, संप्रदाय से हो,
वो नाराज़ हैं। ये नोटबंदी का एक असर ये भी है। मोदी जी के नोटबंदी से कितना काला धन आया ये तो नहीं पता, कितना कैशलेस हुए लोग ये नहीं पता, लेकिन नोटबंदी ने उनका वोट जरूर बिगाड़ा, ये इतना मुझे साफ पता है। क्या लग रहा है इस बार, क्या हो रहा है आप लोग के यहाँ? चाय हम लोग को भी पिलाइएगा, थोड़ा टेस्ट कराइएगा, इतना चाय है। क्या लग रहा है इस बार, क्या हलचल है यूपी में? मुझे आइडिया नहीं है, मैं यूपी का हूँ नहीं। अच्छा, आप यूपी का नहीं है, एमयू के तो हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ते ही लिखते होंगे। हाँ, तो अब उसके बारे में मैं ज़्यादा आइडिया है नहीं मुझे, तो मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता। लेकिन यह है कि नोटबंदी, पता है देश के हालात भी ऐसे हो गए हैं। एक समय था जब स्टूडेंट राजनीति से सारे बहुत सारे नेता हैं, एबीपी बीजेपी की छात्र विंग हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स होती हुई है। हवा इस तरह की चल रही है कि पता नहीं किस बात पर आपको राष्ट्रद्रोही कह दिया जाए, तो लोग बहुत सोच के संभल के बोल रहे हैं। लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, आप ही आने वाले देश के भविष्य, आपको बोलना चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी नस्लें की जो आवाज़ है, आने वाली जो आपकी नस्लें हैं उनकी भी आवाज़ हो सकता है कि दबा दी जाए, इसलिए सबको बोलना चाहिए। क्या मुद्दा क्या लग रहा है? हर बार चुनावी मुद्दा होता है, इस पर क्या चुनावी मुद्दा आपको अहम लग रहा है, खासकर अगर यूपी के लिहाज से देखें? ये मुद्दा तो जो कोर मुद्दा है वो तो हमेशा सेम रहता है कि जो आप जो विकास की बात करते हैं तो वो कोई नोटबंदी जैसा मुद्दा तो पहले नहीं है। हाँ, नोटबंदी का जो मुद्दा है वो तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, तो उसे सब लोग को यही उम्मीद थी कि उससे अगर ये इतनी परेशानी अगर हम लोग को अगर झेलनी पड़ रही है तो उसका कुछ पॉजिटिव असर भी देखने को मिलेगा, उससे कुछ जो उन्होंने वादा किया। एमयू को लेकर जो आइडेंटिटी की बात हो रही थी, जो उसको माइनॉरिटी जो उसको प्रिविलेज हासिल है उसको लेकर बात हो, उस पर एमयू की क्या राय? आप लोग एमयू से हैं। ये है, देखिए, आइडेंटिटी जो क्राइसिस जो भी है, माइनॉरिटी हैं और या जो भी लोग हैं जो SC ST हैं, तो इन सब लोगों को है, सब जगह लोग अपने तौर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको लगता है कि देश में जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले सामने आए, चाहे वो अखलाक का मामला हो, दलित में गुना में दलितों की पिटाई हुई, या रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा, उससे एक जो वो तबका जो शोषित वंचित था, जो हाशिए पर था, उनमें एक यूनिटी बनती दिख रही है? वो तो है कि हर जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने सुना होगा कि वो तो है कि अगर आप फोर्स अगर कहीं लगाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो असर दिखेगा। अब वो है कि उसे वक्त तो लगता है कि अब लोग हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और रिजर्वेशन को लेकर बात होती है। आप लोग स्टूडेंट है, मुझे लगता है बात करनी चाहिए। क्या लगता है, रिजर्वेशन के पक्ष में हैं आप लोग या RSS की जो कहना है कि रिजर्वेशन की समीक्षा हो वो ज़्यादा सही है? रिजर्वेशन ना वो है कि अब वो तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो ज़्यादा मतलब आप लोग की क्या पॉलिसी मेकर्स आप लोग को ध्यान में रखें पॉलिसी बनाते हैं, क्या लगता है आपको सर? नहीं, जो रिजर्वेशन है वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जो जिस बेस पे दिया था, जिस क्राइटेरिया पे दिया था, उस चीज़ में हमेशा टाइम टू टाइम चेंजेस होने चाहिए। अब IAS का लड़का है, उसी का लड़का है, तो उसको क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? अगर वो SC ST बिलोंगिंग है तो क्यों मिलना चाहिए? तो इसलिए हमेशा आपको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम वक्त के हिसाब से आपको उसमें अमेंडमेंट्स करना चाहिए, किस बेस पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। चुनाव में अखिलेश ने कहा था कि हम मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे, तो उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? नहीं, ये मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का कोई वो पर्सनल वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बस इस बंदे को ज़रूरत है, उस बंदे को देना चाहिए, या इस कम्युनिटी को ज़रूरत है तो उसमें देना चाहिए। किसी सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी स्थिति और ख़राब है, तो उससे क्या लगता है उस आधार पर उनको मिलना चाहिए? सरकार ने वादा। तो आप देख रहे होंगे MU में आप घूम रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है मुस्लिम की कम्युनिटी में? मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम्स की है, तो आपको देख के क्या लगा कि क्या स्टेटस है मुस्लिम का? नहीं, एक एमयू तो अब धारणा नहीं है ना, फाइनेंशियल कंडीशन, सामाजिक कंडीशन तो उनकी अच्छी बहुत नहीं है। एक रिप्रेजेंटेटिव तो रखता है ना ये अपना, MU तो एक रिप्रेजेंटेटिव एक अगर आप जब तक ये बात करते रहें कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए या किसी रिलीजन बेसिस पे, बात ये है कि सब इंडियन है, और जो इंडियन में बात ये होनी चाहिए कि जो इंडियन में जो है जो मेन सोशल स्ट्रीम से जो है जो पिछड़े हुए, जो वक्त के दौड़ में पीछे रह गए, वो चाहे कोई हो। मैं ये कहता हूँ कि कोई ब्राह्मण है, अगर वो इकोनॉमिकली इतना अगर वीक है तो उसे भी आरक्षण मिले। ये बात ये नहीं है, जब तक मतलब आर्थिक आधार पे आप अगर आप किसी भी बेसिस पे, बात है कि यूनिटी की बात कीजिए कि लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना कि इस देश में जो सामाजिक शोषण हुआ है वो कभी आर्थिक आधार पे नहीं हुआ है, वो जात के आधार पे हुआ है, मजहब के आधार पे। यानी कि आप यहाँ पे ग्रोसली मिस्टेक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो इकोनॉमिकल ही रीज़न होता है, इकोनॉमिक वे में, कि ये जो है जो क्लास नहीं, मैं तो आज भी देखता हूँ कि जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में दलित कोई रहता हो, उसको नीचे वाला कोई अपर कास्ट मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में भी रहता है तो उसको अपने बेटा के बर्थडे में नहीं बुलाता है। वो अलग बात है, वो तो कुछ ऐसे भी नहीं है, हम तो इनको नहीं मैं आपको एक बता रहा हूँ, हाथरस की घटना बता रहा हूँ, आप लोग के लिए हंसने का विषय होता है, मेरे लिए बहुत गंभीर विषय है कि हम व्यवहार से हम लोग बहुत अमानवीय हैं, कभी जाति के नाम पे कभी मजहब के नाम पे हम एक साथ नहीं बैठते हैं। मैं हाथरस की बता रहा हूँ, उसके पिताजी सांसद हैं,
उसका बेटा बीजेपी से कैंडिडेट है और वो अपना गिलास लेके जाता है और वो नीचे बैठ के वोट मांगता है। ये आपके यूपी की हकीकत है। चलिए, स्टूडेंट हैं, बहुत सारी बातें होती रहेंगी। अभी सबके अपने अपनी राय हैं, अपने अपने फलसफे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा है इस बार यूपी में? देखिए, इस बार मुद्दे तो यहाँ पर बहुत हैं, काफ़ी मुद्दे हैं, मगर जो इस वक्त बड़ा मुद्दा है वो ये है कि डिमोनेटाइजेशन से जो लोगों को दुश्वारियाँ। स्टूडेंट के लिए क्या मुद्दा है? स्टूडेंट के लिए तो देखिए मुद्दा ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, इक्वलिटी है, फेटर्निटी है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस है, ये मुद्दे स्टूडेंट के लिए हैं। सेकुलरिज्म में जो है उसी का एक उसका पार्ट है। फिर उस सेकुलरिज्म के अंदर एक जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की एक आइडेंटिटी है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले जिसमें गवर्नमेंट पार्टी थी, जिस मुकदमे में जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सब्जुडाइज है मैटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के, माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर के, उसके अंदर बीजेपी ने ये जो गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, उसने ये कहा है कि हम उसमें पार्टी नहीं होंगे एफिडेविट के थ्रू। तो ये कोशिश भी हो जा रही है कि भाई कई तरह के सगुफे छोड़े जा रहे हैं कि भाई एएमयू में दलितों को आरक्षण नहीं है ताकि उनको एक कन्फ्लिक्ट कराया जाए, जबकि शुरू से ही एएमयू हो, जामिया हो, उनका एक स्टेटस रहा है। जामिया में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, तो एक जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए। जी, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कराने की कोशिशें हैं, और ये जो है इस वक्त ये यहाँ पर जो ज़रूरत है इस वक्त की वो ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम रिड्यूस करा जाए। जो भी एक जब लगातार, खासकर जब से केंद्र की सरकार बनी है और जिस तरह से एट्रोसिटी के, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, कहीं गाय के नाम पर, कहीं लव जिहाद के नाम पर ऊना का मामला आया, रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, उसके बाद स्टूडेंट में खासकर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है कि आपको जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट होना होगा अगर आप देश की बेहतरी चाहते हैं या अपनी सुरक्षा चाहते हैं। जी, स्टूडेंट ने काफ़ी हद तक हमारे कैंपस के जो हमारी यूनियन है उसने नजीब के मुद्दे को टेकअप करा। वो लखनऊ तक गए, आने वाले वक्त में उनका इरादा यह है वो दिल्ली भी जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो इस चीज़ को लेकर के, जो भी हमारे जो गोल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हम कोशिश ये करते हैं उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हम पूरा। वोट किस मुद्दे पर देंगे ये बताइए? देखिए, वोट का जो स्टूडेंट का जो तबका, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की, मैं दोबारा फिर ये बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो नेशनल जो कैरेक्टर है, जो है, जो नेशनल इंटीग्रिटी है, और उसके अंदर जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी को, वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करनी होगी, तब तक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, एक बड़ा मुद्दा है, एक्सेप्टेबिलिटी जो है नहीं बन सकती है। अभी जैसे जैसा चाहते हैं आप। देखिए, सबसे पहले ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहले ये बात समझने की है। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सोच है, यहाँ के जो लोग एतराफ़ में रहते हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं या यहाँ पे काम करते हैं या यहाँ से पढ़े। ये जो कोल एक विधानसभा है, यहाँ पे पिछले 20 साल से आज तक बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीता, और मेजोरिटी में यहाँ हिंदूज रहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एरियो के एतराफ़ के अलावा। तो ये साबित करता है कि इधर के एतराफ़ के लोगों का जहन जो वो सेकुलर है। सही है। तो दूसरी बात प्रत्याशी की बात है, तो हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो लोगों के अवेयर रहे, लोगों की चीज़ों को जाने, लोगों के साथ जुड़ा रहे। और हमेशा से यहाँ इस कोल के अंदर ये खुसूसन बात है कि यहाँ पर जो जहन के जो लोग हैं वो सेकुलर जहन के लोग हैं, तो हम सेकुलर कैंडिडेट चाहते हैं और जो लोगों के लिए काम करे, लोगों के साथ रहे। एक जो गठबंधन बना, अखिलेश युवा हैं कहते हैं, राहुल हैं, उनका जो गठबंधन आया, जबकि आप मानिए कि इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा है, हत्याएं भी हुई है और दाग भी उनके ऊपर नहीं लगे हैं। बीजेपी कम से कम दाग लगता है। कुछ लोगों, मैंने लगातार लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अखिलेश जो है वो अब जानबूझकर कांग्रेस से सीखना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को खासकर कैसे डरा के रखा जाए कि उन पर हमला भी हो और हम उनकी सुरक्षा भी करें ताकि वो हमारा वोट बैंक रहे। मुस्लिमों की एक अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं बन पाई इस देश में, बड़ी आबादी है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, इसकी सबसे पहली वजह यह है कि मुसलमानों को खौफ और डर से में रखा जाता है, और जब आदमी का खौफ होगा, जो पहला इंसान का प्रिंसिपल है वो जीने का है, मैं अपनी सुरक्षा के साथ जीऊँ, अपनी इज्जत के साथ जीऊँ। सही है। जब आप अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे, अपनी इज्जत नहीं दे पाएंगे, तो अब आप आगे सोचेंगे कहाँ। यहाँ पर एक हमेशा से ये माहौल बनाया गया कि लोगों को इस बीजेपी का डर दिखाकर वोट लिया गया, और यही यहाँ की सबसे बड़ी मजबूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ मुसलमान तो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा सेकुलर कौम है, उन्होंने कभी मुस्लिम्स को अपना लीडर ही नहीं माना आज तक। अगर आप आज़ादी से उठाकर देखें तो आज़ादी के बाद आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर जित तक कोई भी मुस्लिम लीडर एज अ मुस्लिम लीडर इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, पार्टी के लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश। यहाँ आज़म खां हैं, आज़म खां को आप कौम का क़यादत का लीडर नहीं समझ सकते, उनको आप समाजवादी पार्टी का फेस समझते हैं। वैसे कितने बड़े विकल्प दिखते हैं आप? देखिए, ओवैसी के साथ परेशानी है कि ओवैसी जो है सेकुलर राजनीति थोड़ा सा नहीं करते, जैसा मैं समझता हूँ अभी तक उनकी आइडियोलॉजी। चल, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है यूपी में, मैं लगातार कई जगह जा रहा हूँ, मायावती का पिछला कार्यकाल था, वो लोग उसे याद करते हैं।
लगता है लॉ एंड ऑर्डर इस बार बड़ा मुद्दा है और इस वजह से मायावती को कोई बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जाहिर सी बात है, मायावती के साथ एक प्लस पॉइंट है कि मायावती के दौर में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बेहतर रहा कंपेरेटिवली समाजवादी पार्टी के। लेकिन इसके अलावा भी इशूज़ है। मायावती ने आज तक मुसलमानों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब दंगे हुए मुजफ्फर नाइट? मायावती अगर उस वक्त मुजफ्फरनगर राइट्स जब हुए थे, अगर आवाज़ रैली में कह रही कि मेरे राज में दंगे ही नहीं हुए। देखिए, ये उनका एक प्लस पॉइंट है। रैली में क्या जरूर नहीं है, दंगे नहीं हुए, लेकिन अपलिमेंट क्या हुआ मुस्लिम्स का? अगर आप मुसलमानों की और टिकट मिले हैं भाई, इससे बड़ा सब भागीदारी और क्या चाहिए? देखिए, बहुत सारी अच्छी जगह भी हैं जहाँ उनको टिकट देने से जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहा है। ये भी तो देखने की बात है। तो आप अच्छा, एक मेरे जहन में सवाल होता है कि बीजेपी एकदम से बाइकआउट करके चलते हैं, मुझे मुस्लिम समाज को टिकट ही नहीं देना है, तो क्या लग रहा है कि इस तरह की राजनीति और बढ़ रही है? देखिए, बीजेपी तो शुरू से जो है सांप्रदायिक राजनीति करती आई है और बीजेपी का हमेशा ये मकसद है कि मुसलमानों को डराकर धमकाकर जो बाहुल्य है यहाँ का हिंदू वोट उसको अपने फेवर में कराया जा सके। लेकिन हकीकत ये है कि उनके भी सगे नहीं है। अगर ये उनके सगे होते उत्तर प्रदेश के अंदर, आप आज की तारीख में जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट आई थी तो क्या हुआ? बाबरी मस्जिद राइट्स हुए, उसमें सबको नुकसान होता है। जब भी राइट्स होते हैं उसमें हिंदू भी इफेक्ट होता है, मुस्लिम भी इफेक्ट होता है। लेकिन जहाँ तक समाजवादी का पार्टी का मैटर है, वो मुसलमानों की बात तो करते हैं, मुसलमानों को देते नहीं है। अगर मुस्लिम रिजर्वेशन की आप बात करें, जो उन्होंने वादा करा, सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रिविलेज नहीं है, तो आप नहीं, मुस्लिमों को आरक्षण है, जो पसमानदा मुसलमान है उनको एक जो पिछड़ेपन है, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे उनको आरक्षण मिला हुआ है। तो वो आरक्षण बंगाल में है, तो उस आधार पे आरक्षण दे सकते हैं। बिहार में भी है, सही है, तो उस आधार पे यहाँ पे भी आरक्षण मिल सकता है। लेकिन अब नियत का मैटर है, नियत नहीं है देने की पॉलिटिकल पार्टीज की। वो सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक यूज करके रहना चाहती है। मुसलमान जो है वो ST/SC की कैटेगरी में। अब मुसलमानों के अंदर कई तबके ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, आप उनको ST/SC कैटेगरी में क्यों नहीं ला सकते हैं? ऐसा क्यों है कि सिर्फ ST/SC जो है वो सिर्फ हिंदू या नॉन मुस्लिम ही हो सकते हैं? M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। इसमें ये जो जज थे ऑनरेबल, उनका ऑब्जर्वेशन था कि हम रिजर्वेशन को, आप लोग रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, चाहे वो किसी तरह से रिजर्वेशन, हम रिजर्वेशन के पक्ष में इसलिए हैं कि जब तक रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा इस मुल्क के अंदर, इस नेशन में, तो रिजर्वेशन होना चाहिए। जिस दिन, जैसे कि मैं वही बात कह रहा हूँ कि M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जज ऑनरेबल जस्टिस ने ये बात कही कि जब तक इस इंडियन सोसाइटी के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो रिजर्वेशन भी होना चाहिए कास्ट बेस्ड। सिमिलरली ये EMU के छात्र हैं, इनके पास आप आएंगे तो सिर्फ सही तरीके से जो टीवी चैनलों पे आप देखते हैं उस तरह की बहस करके भाग नहीं सकते। ये किसको वोट दे रहे हैं, क्या हवा चल रही है, देश के भविष्य हैं और EMU के छात्र हैं। वाजिब है कि आप इनसे हर मुद्दे पर बात कर सकते हैं। टीवी चैनल वाले बचते हैं कि वो JNU न जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी न जाए, EMU न जाए, क्योंकि वहाँ वो नारेबाजी नहीं करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा गंभीर मसला आपको लगेगा, गंभीर बहस आपको सुनने को मिलेगी, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपके देश की दशा और दिशा दोनों तय होने वाली है। क्या लग रहा है आपको कि जो अखिलेश और राहुल का गठबंधन है वो अंतिम वक्त पर हुआ और शायद उसका उतना असर ना हो? वो तो टोटल उनकी पॉलिसी है। कांग्रेस के पास कुछ वोट बैंक है अपना, अखिलेश के पास कुछ वोट बैंक है, जो कि जैसे ब्राह्मण वोट है जो अक्सर हमेशा कांग्रेस के साथ भी रहता है, थोड़ा बीजेपी के साथ भी रहता है, ठाकुर वोट भी है, थोड़ा मुस्लिम वोट भी थोड़ा डिवाइड होता है कांग्रेस और सपा में। तो सबको कंबाइन करने के लिए, उसके लिए दोनों ने गठबंधन किया है ताकि टोटल वोट, मेन मुस्लिम वोट भी जैसे कि वो टोटल उन्हें मिल सके। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम इसलिए इन्होंने कैंडिडेट्स भी अपने सब पार्टी ने खड़े किए, चाहे बसपा के भी हों, चाहे समाजवादी के भी हों, कांग्रेस ने अपने सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वोट जो वेस्टर्न यूपी में है वो मुस्लिम का है। और उसे एक जगह कंसोलिडेट करने के लिए, एक जगह मुत्तहिद करने के लिए उसे जो है बिना मांगे उन्हें आसानी से मिल जाए, इसलिए उन्होंने किया। बीजेपी के उस पे टर्म से खुला कम्युनल लाइंस पे पॉलिटिक्स हो रही है, वो पोलराइज करना चाह रहे हैं और जीतना चाह रहे हैं। जिस तरह से 2014 में उनकी गवर्नमेंट बनी थी डेवलपमेंट पे, वो डेवलपमेंट का वो नजरिया नजर नहीं आ रहा। डिमोनेटाइजेशन के बाद इतना लोगों को नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट ने उनके फायदे के लिए क्या किया? सपा ही क्यों ऑप्शन है, और भी ऑप्शन ये है कि मायावती की जब गवर्नमेंट बनी तो मायावती ने अपने हाथी जो भी पार्क बनवाई है, उसके अलावा कोई डेवलपमेंट इतना काम हुआ नहीं। सपा ने कि फिर भी अखिलेश ने 2 साल टीवी देख के आप कह रहे हैं कि मायावती ने डेवलपमेंट नहीं किया, या आपके अपने कुछ डेटा है? चूँकि आप स्टूडेंट हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। डेटा ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियर फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मगर मायावती जी ने आपके यूपी में, मैं जहाँ तक जानता हूँ, 100 ऐसे हाई स्कूल बने हैं जिसका इंटरनेशनल लेवल का है, 500 NCR में मैं जानता हूँ। कांसीराम योजना के तहत बहुत सारे घर बने। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ
सबसे बड़ा देखिए इशू ये है, मेरी शिकायत है अखिलेश यादव गवर्नमेंट से भी है वो कि हमेशा दरकिनार रहे हैं, सरकार किसी की हो। एक मैटर ये भी है कि आप डेवलपमेंट को किस नज़र से देखते हैं। मेरा नज़र का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आप पर्सनल आदमी को फ़ायदा पहुँचे। रोडों से आप एक जनरल आदमी को फ़ायदा पहुँच सकता है, लेकिन पर्सनल आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कहते हैं तो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट नहीं है। स्कूल कॉलेज इदारे बन जाए, स्वास्थ्य सेवाएं वो तो गरीब को ज़्यादा फायदा होगा ना, अगर सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी हो लेकिन यहाँ जाए। पर सरकारी कुछ नहीं स्कूल बना। यहाँ पर जो जिस एरिया में पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं हुआ, जबकि अखिलेश गवर्नमेंट ने वादा भी करा था कि माइनॉरिटीज़ के लिए हम स्कूल्स बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, लड़कियों के लिए कॉलेजेस बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना यहाँ पर कोई गर्ल्स स्कूल बने, ना कॉलेजेस बने। सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, इसी में जिसका एडमिशन हो जाता है वो पढ़ लेता है। इसके अलावा मुस्लिम्स के साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आसपास कोई कॉलेजेस या डिग्री कॉलेजेस भी नहीं है एमयू के अलावा। तो देश की जिस लिहाज से आबादी थी उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, खासकर स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, अस्पतालों की बात करें, एक बड़ी समस्या रही है। अब जाकर बात हो रही है कि बहुत सारे एम्स खोले जाएंगे, तो ये है वो कोर इशू जिस पर आपको बात करनी चाहिए। नारे बहुत लगते हैं, नारेबाजी बहुत होती है चैनलों पर, आप उसको देखते हैं 4-5 लोग आ जाएंगे, वो उस पार्टी के होंगे, फलाना पार्टी के होंगे, ढिमकाना पार्टी के होंगे, और वो अपनी सरकार टीवी पर कैमरे के सामने ही बना लेते हैं। लेकिन देश के हालात क्या हैं वो आपको इन्हीं सब जगहों पर आके पता चलेगा कि युवा क्या सोच रहा है, उसके क्या मुद्दे हैं, वो किस तरह की सुधार चाहता है। ये बहुत ज़रूरी है और मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये तमाम बातें आपके जहन में भी आए कि आपका देश कैसे बेहतर होगा, आपके नेताओं को किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी लोग हैं यहाँ। क्या लग रहा है आप लोगों को कि जो राजनीतिक पार्टियां यूपी चुनाव में वो मुद्दे को एड्रेस कर रही हैं जो जनता का मुद्दा होना चाहिए? देखिए, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उन्हें सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये सूझ होती है कि जो है जो मुद्दे हैं और जो इश्यूज़ हैं उन पर बात की जाए। हालांकि जो 5 साल होते हैं उस पर वो काम नहीं करती हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमें जो भी हमारे देश में थोड़ी बहुत बेहतरी आई है डेमोक्रेसी की वजह से आई है, तो वोट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ज़ाहिर है ये हमारा हक है और हम लोग यहाँ के नागरिक हैं तो बिल्कुल उसको वोट करेंगे। लेकिन हमें क्या मुद्दे हैं? कोई 3-4 पार्टियां हैं, कोई तो होगा जो आपके मुद्दे के थोड़ा बहुत करीब होगा और उस हिसाब से आप लोग अपना वो बनाएंगे, या फिर आपके लिए क्या मुद्दे लगते हैं कि क्या मुद्दा होना चाहिए? नहीं, मुद्दे बहुत हैं, जैसे ख़ासतौर से गरीबी है, एजुकेशन है, ये भी मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर राम मंदिर मुद्दा नहीं है। नहीं, राम मंदिर कैसे मुद्दा हो सकता है? राम मंदिर तो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है यूपी चुनाव, और राम मंदिर की बात ना हो। कुछ पार्टियों का ज़रूर रहता है, लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा, बल्कि देश जो है निराश की जो है इससे राजनीति जो है बढ़ेगी और लोगों में आपस में जो है दुश्मनियाँ। और मुस्लिम समाज के लिए क्या मुद्दा होता है कि उनसे उनका भी विकास हो और देश का भी भला हो? हाँ, उनको उनकी आबादी के लिहाज से जो है रिजर्वेशन दिया जाए। हालांकि सपा ने ये वादा किया था कि जो है 18% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन यहाँ तो जो आरक्षण पहले से मिल रहा है लोग उसके विरोध में बात करें, आप नया आरक्षण की बात करते हो तो पता लगता है कि एकदम देश में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जो 15% आबादी वाले लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं वो तो हमेशा से आरक्षण के विरोधी हैं। और देखिए, आरएसएस और कुछ उसकी जो तंजीमें हैं वही इसका जो है विरोध करती हैं। जो आरक्षण है संवैधानिक तौर से ये हमें मिलना चाहिए, और ख़ास तौर से जो ज़रूरतमंद है, जो मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, वो इसलिए है अभी भी खासकर चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी हो, जो हालात बन गए उनके लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है कि पहले हम जिंदा रह जाएं, रोजी रोटी तो हम कमा लेंगे। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा हाँ ज़रूर रहेगा मुद्दा, लेकिन फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि जो है हमेशा ये पार्टियाँ जो है इलेक्शन के टाइम क्यों नज़र आती हैं। ये हमें वोटर्स को भी जागरूक होना चाहिए कि हमें ये जो है पॉइंट मुझे लगता है आप लोग एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो लगातार परसेप्शन है नेताओं को खराब कहना, नेता तो एक बार चुनाव में आते हैं, जीत के जाते हैं, फिर सरकार काम करती ही है, नहीं करती है तो आप बदलिए। तो मुझे लगता है एक जानबूझकर एक कोशिश की जा रही है कि जो आप बताइए भारत में आप जिस समय अभी रह रहे हैं इससे बेहतर भारत की आप कल्पना करते हैं? इससे पहले कभी कोई जमाना था, कोई दौर था जहां सबको बोलने की आज़ादी थी कम से कम? इससे बेहतर लगता है आपको भारत पहले कभी था? सोने की चिड़िया वाला कॉन्सेप्ट आप भी मानते हैं क्या? जी, इससे बेहतर था। देखिए, जब कब था इससे बेहतर भाई? इससे बेहतर देखिए जब से कुछ 2.5 साल में जो कुछ हुआ। डेमोक्रेसी में मैं कह रहा हूँ 70 साल की हमारी डेमोक्रेसी है, आप लोग स्टूडेंट है, इससे बेहतर भारत था कभी? कभी राजतंत्र था, कभी मुगलिया सल्तनत था, उससे पहले राजाओं का राज रहा है, राजपूत राजाओं का राज रहा है। लगता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो हमें मिला हर आदमी को, जो भी मुकम्मल चीज़ें हासिल नहीं हुई हैं, लेकिन जो भी आज़ादी, जो भी चीज़ें हासिल हुई है,
इसी देश में भाई साहब कभी मजहब के नाम पे, कभी जाति के नाम पे स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। उन लोगों के लिए तो डेमोक्रेसी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ बिल्कुल बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर हम पूरे तौर पर देखें तो बिल्कुल हम जो है जमहूरियत और जो डेमोक्रेसी है उसके जो असल फ़ायदे होने चाहिए वो लोग नहीं उठा रहे हैं। अभी भी मंदिरों में मना कर दिया जाता है दलितों से कि वो कदम ना रखें। बहुत सी जगह जो हमारी जो सोच है, एक ब्राह्मण सोच है, वो अभी सही तौर पर, पूरे तौर पर सही, मतलब लेकिन जो भी ब्राह्मण सोच के खिलाफ कानून बने हैं, जो उनको रोकने की कोशिश हुई है, कवायद हुई है, वो तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही हुई है। हाँ बिल्कुल जाहिर हुई है, लेकिन क्या कहा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग डेमोक्रेसी पे भरोसा कीजिए। मुझे बहुत भरोसा है डेमोक्रेसी पे, और मुझे लगता है कि मजहबी या जात के नाम पे जो भी इस देश में अत्याचार हुए हैं, उसमें जो भी थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश बनी है वो इस डेमोक्रेसी की वजह से बनी है। क्या इस बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है। जाहिर है डेमोक्रेसी है जब भी हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हालांकि बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है। आप अमेरिका में खुद देख सकते हैं, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुस्लिम देशों पर पाबंदी लगाए जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे इस एतबार से बहुत, हमारा देश इस एतबार से बहुत महान है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, फिर भी बहुत हद तक, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्तर हैं जिन पे सुधार लाने की ज़रूरत है। क्या चाहते हैं आप? किसी पार्टी को वोट देंगे तो किस मुद्दे पर कसेंगे उसको, किस कसौटी पर कसेंगे? हाँ मुद्दा हमारा ये होगा कि विकास की राजनीति हो, और ख़ास तौर से जो ज़रूरत, जो मतलब बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको फ़रोग दिया जाए। ख़ासतौर से उनकी जान की सुरक्षा तो कम से कम सरकार तय करे। बिल्कुल जान की सुरक्षा, जो ख़ासतौर से राइट्स होते हैं उसमें जो है लोग मार दिए जाते हैं, उनका कोई पूछने वाला कहा नहीं। जा रहा है कि अखिलेश राज में 500 के करीब दंगे हुए हैं। सैफई में गाना चल रहा था, मुजफ्फरनगर जल रहा था। अखिलेश से जितनी उम्मीदें थी खरा उतरे हैं या कुछ कमी रह गई? एकदम तो खरा नहीं उतरे, कमी रह गई है। और उन्होंने दंगा नहीं रोक पाए, जबकि पिछले प्रीवियस सरकार में जो बीएसपी की सरकार थी उनका कहना था कि हमने दंगा नहीं होने दिया। थोड़ी बहुत चीज़ें चलती रहती है लेकिन लोगों की जान माल सुरक्षित थी। अखिलेश राज में हुआ ऐसा? लेकिन जो है दंगा नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने एकदम पत्थर वाली सरकार बना दी, जहाँ देखिए आप सिर्फ उनका जो पैसा खर्च होता है वो पत्थरों पे ज़्यादा। पर कभी बात करेंगे, इस देश में हर चौराहे पर बहुत सारे लोगों की मूर्तियां लगी हैं। अंबेडकर को लगता है कि आप दरकिनार करके चलेंगे जिन्होंने आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया? देखिए मूर्तियाँ लगाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उन पर अमल किया जाए। और इस देश में 50 सालों तक उनको दफन कर दिया गया था। एक सरकार आती है पूरे देश में, जैसे अभी एक मुस्लिम डोमिनेटिंग कोई पार्टी नहीं है, कोई बड़ा लीडरशिप नहीं है। इस देश में एक दलित लीडरशिप भी बड़ी नहीं थी। मायावती ने उसको, एक मायावती आई है जो दलित लीडरशिप है। आपको नहीं लगता कि अगर एक मुस्लिम लीडरशिप भी उसी तरह का हो तो उस समाज का ज़्यादा फायदा हो? जी बिल्कुल हो सकता है फ़ायदा, और ओवैसी साहब हैं, इनसे अगर ये आएँ तो इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि अखिलेश साहब ने जो काम किए हैं और जो है, तो इनके सरकार में विकास तो हुआ है लेकिन सुरक्षा नहीं है। और जो बहन जी की सरकार है उसमें सुरक्षा एक कहीं ना कहीं रहती ज़रूर है। और जो पिछले जाते हैं, निचले तबकात के हैं, तो वो सुरक्षा रहती है उनमें। अब बताइए ना, देश में 70% आबादी ही अपने आप को असुरक्षित न महसूस करे तो चमचमाती सड़कें और मखमल के पर्दे लगाकर आप क्या करेंगे घरों में? अगर हमारी जान माल ही सुरक्षित न रहे तो क्या एक मेरे लिए, एक मैं पिता हूँ, एक भाई हूँ, तो मेरे लिए तो सुरक्षा शायद बड़ा मसला होगा। जी बिल्कुल ज़रूरी है। हर खाली चमचमाने से और रोड से इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि सुरक्षा ना हो। सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए कदम उठाना चाहिए। कहते ज़रूर हैं कि सुरक्षा की जाएगी और कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी बातें ही तक। युवाओं के लिए क्या मुद्दा है? आप लोग स्टूडेंट हैं, रोजगार कहीं मुद्दा छूट गया है पीछे? नोटबंदी भी का भी असर है? देखिए इस टाइम रोज़गार का तो कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं आ रहा है। युवा जो हैं बिल्कुल एकदम बेरोज़गार हैं। कहीं जी को यूपी ने इतना भरोसा जताया था, भाई 73 सीटें दी आप लोगों ने, इतनी किसी पार्टी को नहीं देते थे। लगता है मोदी जी जितनी बड़ी बड़ी बातें किए थे, जितना उन्होंने सपने दिखाए थे, 3 साल का समय हो गया है, कुछ मुकम्मल तौर पे कुछ भी हुआ नहीं, शुरुआत भी नहीं हुई है। कोई शुरुआत नहीं। मोदी जी के जितने वादे थे सब एक जुमला निकले, उन्हें अभी तक कुछ नहीं किया। अब बड़े वादों से डर लगता है? बिल्कुल वादों से अब डर लगता है, और उनकी बातों से जो वो कहते हैं तो सोचने पर एक बार ज़रूर मजबूर हो जाता है कि ये होगा या सिर्फ एक जुमला रहेगा। ये भी अब भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, सिर्फ आप इस बात को कह के मान के दरकिनार मत कर दीजिए कि मुस्लिम समाज का है तो वो मोदी की उनका विरोध ही करेगा। इसी यूपी ने उन्हें 73 सीट दिए थे, पूरे देश से बहुमत से वो जीत के आए थे और बहुत उम्मीदें थी लोगों को। मैंने 500 रैलियाँ उनकी देखी थी, कुछ रैलियाँ कवर की थी, कुछ टेलीविज़न पे मैंने खबरें चलाई थी, और मुझे भी लगता था कि एक आदमी ऐसा आया है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो शायद कुछ बदल देगा। फिलहाल 3 साल में कुछ होता दिख नहीं रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कई सारी चीज़ें हुई हैं,
नोटबंदी ने सबको तबाह कर दिया है, वो एक बड़ा इशू है। जिस तरह से जेएनयू से नजीब गायब है, जिस तरह से रोहित वेमुला को खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो सारे मुद्दे हैं स्टूडेंट के सामने। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र की नई सरकार आई है उसके बाद लोग बात करने से डरने लगे। क्या लग रहा है, एक दबाव है लोगों पर बात करने का, ये राष्ट्रद्रोही राष्ट्रवाद का जो बड़ा नया शगुफा चला है? बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है और ख़ासकर अब तक ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरीके की हरकतें हों, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ के लड़के भी सेफ़ नहीं रहे इस सरकार के अंदर। जेएनयू में आप देख रहे हैं, जेएनयू आपके सामने है, रोहित वेमुला गायब हुआ, उसका क्या, सब स्टूडेंट ही थे ये। इस तरीके की इसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया और अब इन लोगों के कुछ गुंडे आते हैं बीच में और उसको मजहबी रंग दे के उसमें झगड़े कराते हैं। ये सिर्फ मोदी सरकार में। क्या लगता है आप लोग कब तक डरते, कोई कब तक डरेगा? हम जब आप डरेंगे आपकी नस्लों को डरना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाना पड़ेगा, तभी हम सेफ रह पाएंगे। बिल्कुल बचाना पड़ेगा। हमें देखना चाहिए कि कौन सी सरकार ऐसी है जिसमें हमें ज़्यादा सेफ्टी है। और मैं इस बात को जोर से कहता हूं कि मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का पक्षधर हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने जो पढ़ा है, भारत में जो भी बेहतर हालात हुए हैं, जो भी चाहे वो धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे जो भी कट्टरता थी, लोगों का जो भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के बाद हुआ। इससे पहले भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं थी, भारत में कभी कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं थी। आप इतिहास पलट कर देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे यहाँ हमेशा शोषण हुआ है, मारकाट हुआ है, लोगों को सताया गया है। हम इंसान के रूप में कभी एक हुए नहीं हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम जब से हमारे पास आया है, थोड़ी बहुत जो दूरियां हैं वो भरी गई है, पूरी तरह से नहीं भरी गई है। खाई इतनी चौड़ी है, इसमें अमीरी, गरीबी, जात, मजहब, लैंगिक भेदभाव, महिलाओं का शोषण सब समा जाता है। उसके बाद भी ये खाई कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन फिर भी मुझे डेमोक्रेसी पर उम्मीद है कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत बेहतर हालात हुए हैं वो डेमोक्रेसी से हुए हैं। क्या लगता है, डेमोक्रेसी जिंदा रहे, ये कोशिश होनी चाहिए? बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए और इसकी सबसे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए, वरना देश जो है बहुत पीछे चला तो जाएगा। आप लोग बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये तो हमारा हक है वोट करना। और हमें देखना है किस पार्टी को वोट करा जाए, क्योंकि मोदी सरकार में डेमोक्रेसी बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकती। वहाँ सिर्फ हिंदू राष्ट्र का नाम देते हैं, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा लेंगे, राम मंदिर एक तरह के लोग बनाने की कोशिश हो रही है, एक तरह की सोच बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सोच हो रही है। जब भी इलेक्शन आएगा राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, हालांकि कभी ये नहीं कहेंगे राम मंदिर की डेट क्या है, कब बनेगा। ये सब फर्जी बात है। मुझे लगता है राम मंदिर ये सब होना ही नहीं चाहिए। इशू है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, ये सब इदारों की बात हो, तालीम की बात हो, हेल्थ की बात हो, कहीं ना कहीं लगता है हम लोग अमेरिका जाना तो चाहते हैं, अमेरिका बनना नहीं चाहते। ना, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात ये सरकार मिनॉरिटीज़ के एंटी में रहती है। आप इसके अक्सर देख लीजिए भाषण जो भी आए मिनॉरिटी। सरकार चल कैसे रही? दलित कहते हैं ये दलित विरोधी सरकार है, माइनॉरिटीज कहते हैं माइनॉरिटी विरोधी सरकार है, ओबीसी को आरक्षण है, अभी आरएसएस ने कहा आरक्षण विरोधी सरकार। इसको वोट देता कौन है भाई? वोट तो सभी ने दिया। आप ही लोग देते होंगे। वादे किए जाते हैं उनसे और लोग जो है उस पर भरोसा करके वोट दिए। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मूड बनाना चाह रहा था। मैंने चाहता था कि बहुत गंभीर बहस हो, चाय पीने लोग आए, चाय की चुस्कियाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग हैं। क्या लग रहा है आप लोग के लिए, क्या चुनावी मुद्दा है इस बार? बस हम लोग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहे, स्टूडेंट का ख्याल रखा जाए और जितने भी ये सब हैं। तो जीडीपी गिर रहा है, मोदी जी कहते हैं कि हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है? जीडीपी तो गिरेगा ही, जब आप डिमोनेटाइजेशन जैसा एक इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं आप, तो उससे जीडीपी बिल्कुल डिक्लाइन होगा। इससे फायदा क्या होगा? अभी तो हम बच्चे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जितना हम देख रहे हैं हमें तो नुकसान लग रहा है। नुकसान लग रहा है, फायदा नहीं लग रहा है। तो आप लोग कैशलेस हो गए होंगे, अब 2-4 डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रख रहे होंगे, खुश होना चाहिए। स्टूडेंट हैं, हम लोग के पास कहाँ इतना कैश है। वो तो पेरेंट्स के लिए दिक्कत है, पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है। वो लोग हम लोग को पैसे देते नहीं है। देखिए ये साइड इफेक्ट है डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का साइड इफेक्ट है। पापा के पास नहीं पैसे होंगे तो बेटा के पास कहाँ से पैसे आएगा? क्या लग रहा है आप लोगों के लिए, क्या मुद्दा है इस बार? हमारे लिए जॉब्स और एजुकेशन ही हमारा मेन मुद्दा है। अगर आप हमसे पूछेंगे हमारे माइनॉरिटीज़ का, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि एएमयू को जो भी अल्पसंख्यक दर्जा देगा हम तो उसी को सपोर्ट करते हैं। एएमयू को जो भी सपोर्ट करेगा। एक बात बताइए, 70 साल से कांग्रेस है, मैं मोदी जी के इस लाइन से बहुत सहमत हूँ। कांग्रेस हमेशा रही और उसने कुछ किया नहीं। कम से कम बीजेपी मारती है तो पता चलता है कि मार रही, कांग्रेस तो मारती भी थी और पता भी नहीं चलता था। इतने साल तक उसके शासन रहे, जो कुछ हो जाना चाहिए था उसने किया नहीं, तो किसके लिए किसको दोषी ठहरा रहे हैं?
नहीं हुआ क्यों नहीं, बिल्कुल हुआ है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 1947 और 1950 के देश में जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कंप्यूटर लेकर के आई कांग्रेस ने हमें RTI दिया, इतनी बड़ी पावर दी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं किया, हाँ ये कह सकते हैं कि कम दिया। देखिए युवा हैं, युवाओं पर सबका असर भी है और चुनाव अपनी जगह है, लेकिन अभी भी युवाओं के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा था कि जो AMU को लेकर जिस तरह से उसकी आइडेंटिटी को लेकर बातें और ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, वो भी इनके जहन में है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि AMU को लेकर जो विवाद हुआ है उससे कुछ फर्क पड़ा है? रिगार्डिंग तो बहुत सारी मसले मसाइल हैं हमारे। ये हमें राइट मिला हुआ था, इन्होंने किस बिना पे इन्होंने कोर्ट केस किया, ये सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। लिया और अपनी कमेटी बनाई और हम केस कर दिया, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे VC साहब को भी बुलाना चाहिए था पैनल के अंदर कि क्या वजह है, क्यों नहीं, क्या है, ये सब बातें डिस्कस होने के बाद भी उन्हें लगता है कि जो नई, चाहे वो स्मृति ईरानी थी या जो नए MHRD मिनिस्टर, उसके बाद इंटरफेयर बढ़ा है यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो JNU हो, DU हो, AMU हो, देश भर में इंटरफेयर बढ़ा है। All over the India, everyone was deeply concerned on AMU because it is the center of Muslim community. Muslim intellectual. Yes. एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है सरकार की? यस, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यही हमें फंड प्रोवाइड करवाते हैं। और मेन थिंग क्या है कि लास्ट बजट कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? सच बताइए, पहले तो मोदी जी ने इतनी अपने बारे में कहा, सबको विश्वास हो गया था, 73 सीटें मिली यूपी से। अब हालात थोड़े बदल गए हैं, 3 साल हो गया, लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए लोगों को, क्योंकि सोसाइटी में एक ये चीज़ बनी हुई है, परसेप्शन है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए वो मतलब फॉर मेजोरिटी आपने देखा होगा, क्योंकि फ्रॉम कहाँ मेजोरिटी है? जिस अपर का जनरल कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, वो जो है जनरली जो करते हैं वो एक ही कैटेगरी के लिए करते हैं। जब हमारी मुस्लिम मेजोरिटी है, इसके लिए वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि मोदी सरकार आए। बीजेपी से ने किसी भी मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? वही है कि वो चाहते ही नहीं कि मुस्लिम पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के अंदर। वो चाहते हैं कि बस उनके उनके केंद्र सरकार में तो मंत्री हैं भाई, मतलब आइडियोलॉजी अलग है। यूपी से वो मुस्लिम मंत्री उन्होंने रख रखा है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, वो मुस्लिम कहाँ है? वो बस एक नाम के मुस्लिम है, वो जैसे प्रवक्ता है बेसिकली। और दूसरी बात ये, उनका मेन एजेंडा आप यूपी का स्लोगन में देखेंगे तो सीधे सीधे ये है कि वो बाबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनाया। शाहनवाज हुसैन का मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि कोई मुस्लिम ही मुझे यूपी में नहीं मिला जिसको टिकट दिया जाए। मिला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, डेमोक्रेसी में तो पार्टिसिपेंट मुद्दा है, भागीदारी मुद्दा है। बिल्कुल भागीदारी मुद्दा है, लेकिन आप ये देखिए पार्टी के जो टिकट बढ़ते हैं वो इस बिना पे नहीं बढ़ते कि पार्टिसिपेशन किस कम्युनिटी का होना चाहिए, वो बढ़ते हैं वोट बैंक के हिसाब से। और अभी बीजेपी के मुस्लिम तो बड़ा वोट बैंक है भाई यूपी में, 19-20% आबादी है, कुल वोट बैंक है। पर आप ये देख लीजिए पार्टीज जो BSP और SP कर रही हैं, उन लोगों ने निशाना कर रखा है कि वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। जैसे कि कांग्रेस ने गठबंधन किया है अभी SP से। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है आपके मुस्लिम वोटर्स को। लेकिन अगर आपको कोई भागीदारी दे रहा है, 400 में 100 टिकट दे रहा है, संख्या के अनुपात में ज़्यादा भागीदारी दे रहा है, तो वो तो एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन, देखिए टिकट पॉलिसी जो होती है वो बेसिकली इस बात पे नहीं होती है कि अगर ये फलां साहब जीत गए तो पॉलिसी हम ये बनाएंगे, ठीक है। और टिकट में क्या घोटाला होता है, किस बिना पे टिकट मिलते हैं। असल में टिकट इस बात पे नहीं दिए जाते कि ही विल बी द गुड लीडर, वो टिकट इस बात पे दी जाते हैं कि उसने हमें 2.5 करोड़ दिए। तो आप लोगों से तो बहुत उम्मीद है, आप लोग यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में है, इतनी सारी पॉलिटिक्स चीजें समझते हैं, उम्मीद है भविष्य में आप लोग तो अच्छे नेता बनेंगे। देखिए मसला ये है ना, पॉलिटिक्स एक गंदे नाले की तरह है, आप उसमें कूदेंगे, आपको तो कूद के साफ करना होगा, साफ करना होगा। लेकिन दिक्कत ये सोसाइटी का बेस देखेंगे ना आप, जो अगर आप कोई गली नाली भी साफ करता है, वो साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है। हमारे बाप भाई से सोसाइटी बनाए। नहीं, हमारी सोच क्या रहती है, हमारी सोच क्या रहती है उसके लिए कि ये भंगी है, ये सफाई कर रहा है। हम उसे खुद हमारी मेंटल स्टेटस इतना गिरा हुआ है कि वो सफाई कर रहा है, लेकिन हम उसे फिर भी ये करते हैं कि वो गंदा है, वो गंदगी साफ कर रहा है। वो ये नहीं देखते गंदगी साफ कर रहा है हमारे भले के लिए, लेकिन वो देखते हैं वो भंगी है। वही सीन यहाँ पर है। पॉलिटिक्स में आप उतरेंगे, अगर आपके ऊपर लिबास लग गया मंत्री का, तो यू आर द करप्ट वन, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें। एक परसेप्शन बनाया गया है, सबको एक तरफ से बना दो। सोसाइटी के अंदर परसेप्शन ही होता है, कुछ और नहीं होता है।
मेंटल स्टेटस कहीं मोदी जी के खिलाफ परसेप्शन तो नहीं बना दिया गया है? नहीं, मोदी जी के खिलाफ क्या, आप हर न्यूज़ चैनल खोल के देखिए, आप अपने ही देख लीजिए किसको कितने पैसे मिलते हैं और किसको क्या होता है कि भाई ठीक है आज की हेडलाइन पढ़ लीजिए। ये कल उन्होंने ये हमारा कोई चैनल नहीं है, इसलिए हमें बहुत खर्चे की जरूरत नहीं है। हमारा सोशल साइट्स है, यूट्यूब है और टेक्नोलॉजी के साथ है, आप मोबाइल पर भी हमारा चैनल दे सकते हैं। बिल्कुल, तो आप ये देख लीजिए कल उन्होंने एक बयान दिया कांग्रेस के ऊपर डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, और आज हेडलाइन लिख के आती है कि प्रधानमंत्री के जवाब से विपक्ष का बोलतीपन। तो व्हाट इज दिस? तो सिंपली कुत्ते का पिल्ला कहा है संसद में? किसका? कुत्ते का पिल्ला बोला है उन्होंने संसद में पहले। तो यही तो चीज है। तो अब न्यूज देखिए ना आप, अब आजकल की मीडिया की बात करते हैं, मीडिया इज द ओनली मीडियम बिटवीन द कॉमन पर्सन एंड द लीडर और द गवर्नमेंट। अब क्या है ना, वो चैनल जो है ना बीच का, जो मीडिया चैनल है वही करप्ट है। कहना तो नहीं चाहिए बट इट इज करप्ट। अब वो किसके लिए जाता है, वो होता है ना कांग्रेस। ये एक बड़ा मुद्दा है। जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, मैं भी कई चैनलों में काम कर चुका हूं। मुझे भी लगता है कि पत्रकारों की जो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो कहीं ना कहीं कटघरे में है। उनको सोचना चाहिए। और जनता में जितनी तेज़ी से पॉलिटिकल अवेयरनेस हो रही है, मीडिया की समझ बढ़ रही है, आपकी खबरों को लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं, इस पर लोगों की नज़र है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। अमेरिका में 70 के दशक में ये दौर था, वहाँ लगातार जिस तरह से गृह युद्ध के हालात बने थे, वहाँ भी एक तरह की पक्षपाती खबरें दिखाई गई थी। शायद भारत में भी अब लोगों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं पक्षपाती खबरें दिखाई जा रही। क्या लगा, ओपिनियन पोल के बहाने हवा बनाने की कोशिश होती है? पता नहीं, बहुत इफेक्ट है। क्योंकि आप लोग कितना भरोसा करते हैं ओपिनियन पोल पे? आप अच्छा है, मैं भूल गया था ये मामला। आप लोग ओपिनियन पोल बस जो जिस चैनल को पैसा दे देगा उसके बारे में अच्छे वोट आ जाएंगे। ओपिनियन पोल बेसिकली सही नहीं होता यहाँ पे। जो भी करते हैं, किसी बीजेपी ने पैसे दे दिए चैनल वालों को तो उसके फेवर में दे देंगे। जो ऐसा होता है कम्युनिटी में बहुत सारे होता है, नॉर्मल वोट होता है, जो बहुत सारे माइंडसेट चेंज हो जाता है ओपिनियन पोल को देखकर। वो चीज़ मैटर करती है। जब आप कंटिन्यूसली किसी भी चैनल पर लगता है कि मतलब एक ही तरह की खबरें दिखाई जा रही है, एक ही तरह की पार्टी को जिताने की कोशिश हो रही है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बीच में एडवर्टीजमेंट ये दे रहे हैं, वो ज़रूर ये चीज़ होती है। हर मतलब पार्टी ये चाहती है कि हमारी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो और लोग उसको देखें। क्योंकि फॉर द वुमेन्स एंड नॉर्मल माइंड सेट पीपल, दे डोंट डिसाइड वेयर दे कास्ट हिज और हर वोट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या लगता है कि हम अभी भी जो आइडियल वोटर भी नहीं हो पाए हैं, इसलिए आइडियल नेता नहीं आ रहा है? बात सही है, हम आइडियल वोटर नहीं है। हमारा भी जो है थिंकिंग है वो बग्ड है। बेसिक मुद्दा है एजुकेशन का, जो कि सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को टारगेट किया गया है। तो हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट आए वो एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करे। दलित को जिस तरह से दलित एट्रोसिटी के मामले बढ़े, मुस्लिम समाज पर गौ हत्या के नाम पर अखलाक का मामला हो, या कई जगह जिंदा झारखंड में मार के टांग दिया गया लोगों को, इससे एक समाज में वो जो अप्रेस सोसाइटी के लोग थे, जो वंचित थे, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनमें एक एकता बनती दिख रही है सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो। डर ज़्यादा है, एकता कम है, डर ज़्यादा है बस। अब वो डर की वजह से होता है, जैसे कि जब बिल्ली आती तो एक जगह सब इकट्ठे हो जाता है, वही सीन यहाँ पर है। आपने एक को मार दिया, सबके सब मारे, गांव छोड़ के। अगर वो हिंदू आबादी है, 10 घर, उसमें 90 घर हिंदुओं के हैं और 10 घर मुसलमानों के, तो 10 घर शिफ्ट हो गए वहाँ से, दूसरी कॉलोनी में चले गए। वही दूसरी जगह पर हुआ। एक चीज़ तेज़ी से हुआ है, मैं महसूस कर रहा हूँ, रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद एक बड़ा तबका जो SC है, ST है, OBC है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कास्ट के आधार पे। जो हिंदू के आधार पे उसको एक गोलबंदी की जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आई है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो गुजरात दंगा में जो दंगा करने वाले जो SC समाज के लोग थे, उन्होंने एक मंच पे जाके माफ़ी मांगी, हाथ मिलाया और कहा क्योंकि अमूमन दंगे में उन्हीं का इस्तेमाल होता है, गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू मरते थे। वो अपने आप को हिंदू आइडेंटिटी से पीछा छुड़ा रहे हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट बन रहे हैं, चाहे वो अम्बेडकर के फॉलोअर्स हो रहे हैं, वो अपने आप को एथिस्ट कह रहे हैं। वो एक रिफॉर्म्स आपको दिख रहा है। धर्म की नहीं है बात, यहाँ सोच की है, और वही सबसे बड़ा मुद्दा है। सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी होती है, हर जगह होती है, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी की हकीकत बात है। रेसिस के नाम पर, आपकी कास्ट के नाम पर, और लैंग्वेज के नाम पर, रीजन के नाम पर। लेकिन जो चीज़ हमारे अंदर है वो हम बैकवर्ड है अपनी सोच के अकॉर्डिंग। सोच पिछड़ी हुई है तो कुछ भी कर लीजिए आप।
पिछड़ी हुई रहेगी। आप धर्म चेंज कर दीजिए लेकिन आप सोच चेंज नहीं कर पाएंगे, आप प्रैक्टिसेस चेंज कर देंगे लेकिन फिर से सोच चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो समझे हुए लोग थे, जो इस समाज में, आपकी सोसाइटी में जो रूल कर रहे थे, जो जिनकी आबादी भी बहुत कम है, जो रूल कर रहे थे, उनकी नैतिक जिम्मेवारी थी कि वो बेहतर समाज बनाते, वो उसमें असफल रहे। जिम्मेदारी किसकी है और कौन निभा रहा है ये हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एट अ टाइम अगर हम ये देखें कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं, अभी हम एज अ वोटर देख रहे हैं, पर जब हम उस पोजीशन पे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर ही अगर हम कभी कल को बने, तब हमें समझ में आएगा कि फेसेस कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। एक तो आप इस आर्गुमेंट से तो आप कोई सुधार की बात ही नहीं कर सकते हैं। आप हर चीज के लिए ये थोड़ी ढाल बनाएंगे कि नहीं ये समस्या है और ये मेरी मजबूरी है। अगर मजबूरी है तो आप छोड़ दीजिए। आप चीफ मिनिस्टर इसलिए बनेंगे ना कि आप रिफॉर्म कीजिए, जो हालात खराब है उसको बेहतर कीजिए। तो बिल्कुल सही है, आपकी रिफॉर्म्स करेंगे, पर आप एक टाइम में 5 साल का जो कार्यकाल है आपका, उसमें आप कुछ चीज़ों को मेजरली देखेंगे। भाई ये डेवलपमेंट फेज में करूंगा, ये मैं एजुकेशन फेज में ये करूंगा, ये करूंगा। पहला सुधार आप इस देश में क्या चाहते हैं? अगर आपको हक मिले, आपको अधिकार मिले, तो पहला सुधार क्या करना चाहेंगे? लिटरेसी जो हमारा फंडामेंटल बनाते हैं बजट के अंदर कि हमें मतलब सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, तो वो एजुकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे कि ये स्कूल खोल दिए, सरकारी स्कूल खोल दिए, एक मतलब 100 उसके अंदर आपके विद्यार्थी हैं और एक आपके वो मास्टर साहब हैं जो बैठे हुए वहाँ पर और चेकिंग नहीं होती है। मैं सरकारी स्कूल का बहुत पक्षधर हूँ। हमारे जैसे तमाम लोग जिनके घर में खाना नहीं था 2 वक्त का, वो आज चाहे वो BA कर पाए हों, MA कर पाए हों, वो उसी सरकारी स्कूल की वजह से, क्योंकि इस देश में कॉन्वेंट स्कूल में जाने की जो अभी कैपेबिलिटी है वो बहुत कम लोगों के पास है फाइनेंशियली। तो मैं सरकारी स्कूल का पक्षधर हूँ, बाकी मैं उनकी बात सुनूंगा। मैं अपनी बात कह रहा था कि मेरे जैसे तमाम लोग जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं था, वो उसी सरकारी स्कूल की वजह से AMU, JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं। हाँ, बेहतर ही चाहिए। कैसे? उस सरकारी स्कूल को, मदरसों को भी तो बेहतर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ मुस्लिम समाज के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हुए हैं जो मदरसों से आए। नवोदय विद्यालय भी तो सरकारी है और भी स्कूल्स तो सरकारी हैं, वो अच्छे हैं। हम बात कर रहे हैं गाँवों में, इंटीरियर इलाकों में, जहाँ चेकिंग नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। उनकी बात ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए। जो ये बात कर रहे हैं ये लोग, स्कूल हो, तालीम की मुकम्मल इंतज़ाम हो, अस्पतालों के इंतज़ाम हो, ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप क्या होता है, चुनाव के समय आप फंस जाते हैं राम मंदिर में, तो धारा 370 में, तो 3 तलाक में, ये तमाम चीज़ें बात की जाती है। कहीं ना कहीं ये जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं ना, उससे आपको अलग हटाने की कोशिश है, डाइवर्ट करने की कोशिश है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी जगहों पे आएँ और जो शोर शराबा के अलावा जो ओपिनियन, जो जनता का ओपिनियन है, उसे ज़रूर देखें, ताकि आप समझ सकें कि वोट के दौरान आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए और आपके मुद्दे क्या हैं, उस पर कोई पार्टी, कोई भी नेता उस पर बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बेहतर लगा मुझे। अगर आप कभी AMU आना चाहें और AMU में आपको जाने की अनुमति न मिले या किसी वजह से आप न जा पाएँ, तो जहाँ मैं अभी हूँ, ये चाय की दुकान है, AMU के पास ही है, यहाँ ज़रूर आइए। दर्जनों AMU के छात्र मिलेंगे आपको और आप उनसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, हर विषय पर बात कर सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अलीगढ़।